जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के बारे में बिल्कुल कंप्लीट डिस्कस किया है। कोई भी पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। आप पीछे वाली सारी वीडियो उठा के देख सकते हो और अगर कंप्लीट हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हो सीक्वेंस में तो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए। वहां पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। तो वहां पे बिल्कुल सीक्वेंस में हमने हिस्ट्री पढ़ा रखी है। आज हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। अगर पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुआ था। फतेहपुर सिकरी दोस्तों आगरा में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने निर्माण करवाया था। इनके पिता का नाम क्या था? अकबर था, ये हमने डिस्कस किया था। और माता का नाम था हरकाबाई या जोधाबाई। और इनको मरियम उजमानी की उपाधि भी दी गई थी। किसको? जोधाबाई को। तो कहीं ना कहीं आपको मरियम उजमानी भी लिखा मिल सकता है और हरकाबाई भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही हैं। जोधाबाई, हरकाबाई और मरियम उजमानी, ये इनकी माता का नाम था, जहांगीर की माता का। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका मूल नाम सलीम रखा गया था। शेख सलीम चिश्ती, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अकबर के टाइम पीरियड में, ये मतलब अकबर के समकालीन थे, धर्म गुरु बोल सकते हो आप इनको उस टाइम पे। तो ये शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। आगे बात करते हैं दोस्तों जहांगीर की शिक्षा के बारे में। तो सलीम का मुख्य शिक्षक कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना, जिसका वर्णन हमने पिछली वीडियो में किया था। ये रसोई घर के प्रबंधक होते थे और अकबर के खास मित्र थे ये। तो शुरुआती शिक्षा मतलब इन्होंने ही इनको दी थी, अब्दुल रहीम खान खाना ने। इससे जहांगीर ने अरबी, फारसी, विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। और जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का एक अच्छा विद्वान था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे देखते हैं, जहांगीर के विवाहों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने टोटल 20 शादियां की थी। काफी ज्यादा हो जाती है दोस्तों, 20 शादियां इन्होंने की थी। और उनकी सबसे मन पसंदीदा बेगम कौन थी? वो थी नूरजहां। काफी सुंदर इनको बताया गया है इतिहासकारों ने। तो चलिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, 20 के 20 आपको याद नहीं रखने। तो जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। और मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। तो पहली पत्नी कौन थी इनकी? राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई थी और इनसे खुसरो का जन्म हुआ था और इनको शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी मानबाई। सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था। और जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम या शाहजहां, जो बाद में शाहजहां की उपाधि लेता है, स्टार्टिंग में उसका नाम खुर्रम होता है, तो इनका जन्म हुआ था। ये जोधाबाई अलग है दोस्तों, ये इनकी पत्नी थी और इनकी माता का नाम भी जोधाबाई ही था। तो जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ था, जिसके गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। ये भी इनके पुत्र थे, परवेज। जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार का जन्म एक रखैल दासी से हुआ था। एक रखैल दासी के साथ भी इनके संबंध थे, तो उनसे इनके चौथे पुत्र शहरयार का जन्म हुआ था। आगे चलकर जहांगीर ने शेर खान या शेर अफगान भी आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल सकता है, शेर खान या शेर अफगान की विधवा पत्नी मेहरुनिसा से विवाह किया था, जिसके बाद में नूरजहां की उपाधि इनको दी गई। यही थी दोस्तों, यानी कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। ये एक विधवा थी। इनके पहले पति, इनको शेर खान या शेर अफगानी की उपाधि दी थी जहांगीर ने, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो नूरजहां की पहले से एक बेटी भी थी, जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम था, जो नूरजहां के पहले पति से हुई पुत्री थी। तो क्या नाम था? लाडली बेगम। नाम ध्यान रखिए दोस्तों, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। आगे देखते हैं, जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ था। कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से विभूषित होते हैं। और गद्दी गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने
12 अध्यादेश जारी किए थे। कौन कौन से अध्यादेश थे वो, कौन कौन सी घोषणाएं जहांगीर ने की थी, चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कि छोटे छोटे अनेक करों की इसने समाप्ति कर दी थी, काफी सारे टैक्स इसने खत्म कर दिए थे। सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित इसने काफी सारे नियम बनाए थे। दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग का निषेध। अंग भंग का मतलब जैसे पहले होता था ना कि चोरी करने पर हाथ काट देना या शरीर के अंग को नुकसान पहुंचा देना, तो वो इसने रोक लगाई थी उसके ऊपर। आगे मादक पदार्थों के प्रयोग पर इसने रोक लगाई थी। खुद ये काफी बड़ा शराबी था दोस्तों, मतलब बेवड़ा टाइप था ये, लेकिन इसने अपने टाइम में मादक पदार्थों पर रोक लगाई थी। मतलब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इनकी जो पत्नी थी, जो पहला विवाह हुआ था मानबाई के साथ, तो उन्होंने मतलब इनके शराब पीने की आदत से ही परेशान होकर के खुदकुशी कर ली थी उन्होंने। आगे अस्पतालों का निर्माण और हकीमों की नियुक्ति इसने करवाई थी। मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संबंधी नियम इसने बताए थे। बृहस्पतिवार एवं रविवार के दिन पशु वध पर रोक इसने लगाई थी, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ था और रविवार के दिन मतलब इनके पिता अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए इन दो दिनों को ये खास मानते थे थोड़ा। रविवार के दिन का ये विशेष सम्मान करते थे। जनता में भी इन्होंने यही मतलब एक नियम लगा सकते हो आप इसको, कि रविवार के दिन को ये एक त्योहार टाइप से मनाते थे। मनसब एवं जागीरों की पुष्टि इसने की थी। मदद मास की पुष्टि। अगली घोषणा क्या थी कि धसबी का निषेध। धसबी का मतलब अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगाई थी, यानी कि जिस क्षेत्र में बंदा काम कर रहा है, जहां पे उसकी जॉब है, वहां पे वो संबंध नहीं बना सकता, वैवाहिक संबंधों पर उसने रोक लगाई थी। आगे कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि करके और कैदियों की ने रिहाई भी इसने की थी। आगे न्याय की जंजीर की बात करते हैं दोस्तों। न्याय की जंजीर क्या थी, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यही पूछ लेते हैं कि न्याय की जंजीर किस मतलब मुगल शासक ने बनवाई थी, तो ये जहांगीर ने बनवाई थी। जहांगीर ने सिंहासन पर बैठने के बाद आगरा के किले व यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंबे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। जहांगीर इस न्याय की जंजीर को जंजीर ए अदली कहता था। क्या कहता था? जंजीर ए अदली। इस जंजीर में 60 घंटियां थी तथा 12 आदेश जारी किए गए थे, और जो उसके तुजुक जहांगीरी में उल्लेखित है। कहां से हमें मिलती है इनकी जानकारी? इनकी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, यहां से हमें मिलती है इस न्याय की जंजीर के बारे में जानकारी। तो पीड़ित व्यक्ति जो होते थे वो घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकते थे, ऐसा वहां पे लिखा गया है। आगे देखते हैं जहांगीर का जो प्रारंभिक शासन था कैसे कैसे चला, कैसे कैसे टाइम गुजरा। सबसे पहले खुसरो ने विद्रोह किया। खुसरो कौन थे? इनके पुत्र थे दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था ना। तो जहांगीर के शासन पर बैठने के कुछ ही महीनों के बाद अप्रैल 1606 में इनके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि खुसरो भी दोस्तों उस टाइम पे 17, 18 या 20 साल के आसपास का होगा जिस टाइम उसने विद्रोह किया था। तो वो राजा बनने की इच्छा में विद्रोह कर देता है, और उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर उसे नजरबंद कर देता है, यानी कि घर के अंदर, महल के अंदर ही कैद करवा देता है। परंतु वह फिर भी वहां से भाग निकलता है। खुसरो भाग कर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास जाता है, उनका आशीर्वाद लेता है और जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने लगता है। जहांगीर की सेना उसका पीछा करती है और भैरावल के मैदान में खुसरो और जहांगीर का संघर्ष होता है। इसमें खुसरो पराजित हो जाता है और दोबारा से लाकर उसको वहीं पे कैद में, मतलब नजरबंद वहीं पे कर दिया जाता है। जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से काफी नाराज होता है, क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया। तो जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से कहा कि या तो आप जुर्माने का भुगतान कीजिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तो जुर्माने की रकम भरने से गुरु अर्जुन देव इनकार कर देते हैं और परिणाम स्वरूप उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को किन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी? तो जहांगीर ने सुनाई थी शहीद सिख गुरु अर्जुन देव जी को। 1 वर्ष के बाद फिर खुसरो उस कैद से निकल जाता है, वो फिर से भाग जाता है, मतलब उसको एक टाइप की चुल होती है कि नहीं, मुझे तो राजा बनना ही है। फिर उसका हश्र काफी बुरा होता है और फिर से वह 1607 में जहांगीर की हत्या की रणनीति बनाता है। इस बात से जहांगीर काफी दुखी होता है। दुखी तो होना ही था कि उनका खुद का बेटा उनको मारने के ऊपर मतलब उतारू हो रहा है, और इस बार वह कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें निकलवा लेता है और इस प्रकार उसे अंधा करके कैद में डाल दिया जाता है, और वह लंबे समय तक फिर कैद में ही रहता है।
फिर आगे चल के दोस्तों जो खुर्रम होता है, जो शाहजहां बनता है आगे चल के, वो अपने ही भाई को मरवा देता है, क्योंकि उसको भी ये लगता है कि ये खुसरो मेरे से बड़ा है, अंधा हुआ तो क्या हुआ, अंधा होकर भी शासन कर सकता था। तो इसी चाह में उसने मतलब कि राजा ना बन पाए, उसको मरवा देता है सैनिकों से कह करके। आगे देखते हैं दोस्तों मेवाड़ से युद्ध या संधि कैसे हुई थी। तो अकबर के कई प्रयासों के बाद भी यह मेवाड़ को जीतने में, उसको अपने अधीन करने में सफल नहीं हुआ। तो जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते हुए मेवाड़ पर अधिकार करना चाहा। इसने भी सोचा कि मैं मेवाड़ को जीत लूंगा। तो 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। तो परवेज की सहायता के लिए महाबत खान एक सेनापति थे, उनको भेजा गया। लेकिन अमर सिंह ने काफी मतलब निडरता के साथ लड़ाई की और अपने राज्य की रक्षा की, और अब परवेज को वापस बुला लिया गया। और बाद में 1614 में एक समय ऐसा भी आता है कि जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहां को ही मेवाड़ विजय के लिए भेज देता है। तो वहां पे जाके खुर्रम ने काफी कत्लेआम मचाया, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अमर सिंह को संधि करनी पड़ती है। तो उसको एहसास होता है कि अब उसके पास मतलब कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो वो बाद में फिर संधि कर लेता है। तो एक संधि रखता है फिर खुर्रम के सामने वो, और खुर्रम भी संधि को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। अब देखते हैं क्या क्या शर्तें थी इस संधि की। यह संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी ये? राजा अमर सिंह और शाहजहां या फिर खुर्रम के बीच में संधि हुई थी। तो पहली शर्त क्या थी कि राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता मतलब कि आप अब उनके अंडर काम करोगे, टैक्स वगैरह उनको आप भेजोगे। सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो अकबर के काल में मुगलों के अधीन था। तो जो चित्तौड़ को जीता था अकबर ने, वो सारा का सारा एरिया राणा को वापस कर दिया जाता है। लेकिन चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया जाता है कि जो आप उसकी किलेबंदी नहीं करोगे, जैसा है उसको वैसा ही रहने दोगे। अगली शर्त क्या थी कि राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप जब चाहो उनको बुला लोगे दरबार के अंदर, उनको वहां पे आने जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे पीछे अब तक क्या होता है कि जो राजपूत शासक थे उनकी बेटियों की शादी मतलब मुगल शासन काल के अंदर मतलब मुगल शासकों से करवाई जाती है। तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को ऐसे बाध्य नहीं करोगे आप शादी करने के लिए। तो ये शर्तें वहां पे रखी गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों दक्षिण विजय की। अहमदाबाद का डिस्कस हमने पहले भी किया था, अहमदनगर का। अहमदनगर जो दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहां के वजीर जो थे वो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माने जाते थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर कहाँ के वजीर थे? अहमदनगर के वजीर थे। मलिक अंबर के खिलाफ काफी शुरुआती अभियान मुगलों द्वारा चलाए गए थे, लेकिन वो मतलब इनको जीत नहीं पाए थे। और कई अवसर ऐसे भी आए थे जहां पर उसने मुगलों को पराजित कर दिया था। किसने? मलिक अंबर ने। तो काफी शक्तिशाली थे। लेकिन बाद में अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। तो मलिक अंबर किससे पराजित होता है? फिर खुर्रम से वो पराजित हो जाता है। टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों, इतने टाइम में सेना भी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और वो भी थोड़ा उम्र दराज हो जाता है मलिक अंबर भी। इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर कर बाहर आते हैं, और इस बात से खुश होकर जहांगीर उन्हें शाहजहां की उपाधि दे देता है। तो शाहजहां की उपाधि कब मिली थी इनको? मलिक अंबर को हराने के बाद ये शाहजहां की उपाधि इनको दी गई थी जहांगीर के द्वारा। आगे दोस्तों नूर जहां के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नूर जहां का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम हमने पहले ही बताया आपको, मेहरुनिस्सा था। इनके पिता का नाम क्या था? मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग इनके पिता का नाम था, और माता का नाम क्या था? असमत बेगम। इसकी मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है दोस्तों कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने की थी? ये असमत बेगम ने की थी, जो कि नूरजहां की मां थी। मेहरुनिसा एक विधवा थी जिनका पहला विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ था। अली कुली बेग से हुआ था जो मुगलों के अधीन ही था, और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी थी, और इसी क्रम में खुश होकर जहांगीर ने उसे शेर खान या शेर अफगान की उपाधि दी थी। और जहांगीर को उस समय तक ये पता भी नहीं था कि उनकी एक पत्नी भी है, उनकी पत्नी का नाम मेहरुनिसा है, और वो काफी सुंदर भी दिखती है। ये तब तक उनको कोई अंदाजा नहीं था, किसको? जहांगीर को। तो इस समय तक आगे चल के मतलब 1611 के आसपास, उससे पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है।
और एक बार नवरोज त्योहार के दौरान जो विधवा मेहरुनिसा थी उनको जहांगीर देखता है और उसे देखता ही रहता है, मतलब मोहित हो जाता है, उसको पसंद आ जाती है और विवाह की अपनी इच्छा प्रकट करता है। इस प्रकार विधवा मेहरुनिसा का विवाह 1611 में किसके साथ हो जाता है? जहांगीर के साथ उनका विवाह हो जाता है। जब विवाह हुआ तब जहांगीर ने उसे पहले नूर महल की उपाधि दी। नूर महल मतलब महल की रोशनी, और फिर बाद में उसे नूर जहां नाम दिया, यानी कि पूरे जहां की रोशनी, यानी कि काफी खूबसूरत वो दिखती थी। विवाह के पश्चात जितने भी नूरजहां से संबंधित थे, जितने भी भाई थे उसके, उनके पिता थे, ठीक है, जो भी उनसे संबंधित थे, उनको दरबार में काफी उच्च पद मिलने शुरू हो जाते हैं। और इसने किसने? नूरजहां ने आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्यों पर भी कब्जा कर लिया था। जहांगीर थोड़ा शराबी प्रवृत्ति का इंसान था। जहांगीर इसके प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि अंत में वह क्या कहता है कि मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी बादशाहत नूरजहां को सौंप दी है। आप सोच के देखिए, मतलब इतना वो एक टाइप से पागल हो गया था इनके पीछे कि उसने ये बात तक कह दी कि मुझे शराब और मांस के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बादशाहत मैंने नूरजहां को सौंप दी है। नूरजहां का भाई था एक जिसका नाम था आसफ खान। नूरजहां के भाई आसफ खान अपनी बेटी का विवाह खुर्रम के साथ करवा देता है। वह चाहता है कि उनका दामाद खुर्रम शासक बने। वास्तव में खुसरो के बाद वही सबसे योग्य था, इसलिए वह शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में आसफ खान और नूरजहां के बीच भी विवाद शुरू हो जाता है, भाई बहन के बीच विवाद शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह किसके साथ कर दिया था? जहांगीर के एक और पुत्र थे शहरयार, जो कि उस मतलब दासी से पैदा हुए थे। तो लाडली बेगम की शादी शहरयार से करवा दी जाती है। और शहरयार से जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता है तब नूरजहां चाहती है कि शहरयार ही शासक बने। तो नूरजहां चाहती थी शहरयार शासक बने, और जो आसफ खान चाहते थे कि खुर्रम शासक बने। इसी तरीके से उनके बीच में विवाद हो जाता है। आगे चल के खुर्रम भी विद्रोह कर देता है 1623 ईस्वी में शासक बनने की इच्छा में। सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया था। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 ईस्वी में विद्रोह किया और शासक बनने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह विद्रोह भी आसफ खान के भड़काने पर ही किया था उसने। और खुर्रम के इस विद्रोह को महावत खान, जो कि सेनापति थे जिनका पहले भी हमने वर्णन किया था राजा अमर सिंह के साथ युद्ध के दौरान जब इनको भेजा गया था, तो ये महावत खान ने इस विद्रोह को दबा दिया था। विद्रोह को दबाने के बाद आगे 2-3 साल के बाद फिर महावत खान भी विद्रोह करते हैं 1626 में, क्योंकि इनको वहां की कंडीशन पता थी कि क्या चल रहा है। खुद जहांगीर एक शराबी प्रवृत्ति का इंसान था, उसने मतलब शासनकाल तो सौंप ही दिया था नूरजहां को, और नूरजहां और उनके भाई के बीच में विवाद चल रहा था। तो इसने भी इसकी इच्छाएं बढ़ने लगी, क्योंकि वह देखता है कि नूरजहां के गुट का प्रभाव राजा पर ज्यादा है, इसलिए उसने 1626 में विद्रोह किया। लेकिन इस विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। अंत में क्या होता है? जहांगीर की 1627 में मृत्यु होने के बाद खुर्रम या शाहजहां शासक बन जाता है। तो कब बनता है शासक? 1627 में। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासन रहा। आगे देखते हैं दोस्तों। 28 अक्टूबर 1627 को भीमराव नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहां दफनाया गया? शहादरा लाहौर में। आगे दोस्तों सब कुछ पढ़ ही लिया तो अनारकली को भी क्यों छोड़े हम। इनका भी एक प्रसंग है, इनकी भी एक घटना है जो कि जहांगीर के साथ जुड़ी हुई है। तो देखिए, जहांगीर से एक घटना जुड़ी है जो अनारकली से प्रेम की घटना है। अनारकली अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना थी, एक डांसर थी। और सलीम, जो कि जहांगीर का नाम था बचपन का, सलीम का झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आपने एक सॉन्ग भी सुना होगा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। और वह मतलब अपना ज्यादातर टाइम किसके साथ बिताना बिताना पसंद करता था? अनारकली के साथ। और अकबर को यह बात बुरी लगती थी, क्योंकि अकबर अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि ये डांसर है, एक नृत्यांगना है, इनके पीछे ना पड़े, ये अपना मतलब करियर पे ध्यान दे। तो परिणाम स्वरूप अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ भारत की सीमा से बाहर भेज देता है। और इस तरह से सलीम जो है वो जहांगीर और अनारकली को, मतलब सलीम जो जहांगीर उसका नाम था, सलीम अनारकली से अलग हो जाता है इस तरीके से। बाद में जब अनारकली की मृत्यु होती है तब सलीम उसके मकबरे का निर्माण 1615 में लाहौर में करवाता है। और इस मकबरे के ऊपर उसने क्या लिखवाया है कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की, तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। यानी काफी आशिक मिजाज था ये भी, जो ऐसी बात बोल रहा है कि सिर्फ एक दिन मेरे को मिल जाता उनको देखने के लिए तो मैं मरते दम तक, मरते दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं।
जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा। जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया? ये जहांगीर के काल को ही कहा गया दोस्तों। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति या फिर किसी जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्रकारी किसकी है। तो काफी ज्यादा वो चित्रकला का प्रेमी था जहांगीर। तो जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? मंसूर और अब्दुल हसन, ये दो चित्रकार थे, काफी फेमस थे जो। और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। कौन कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ये यूरोपीय यात्री भारत के अंदर आए थे। तो ठीक है दोस्तों, हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस किया जहांगीर के बारे में, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच पूरी टीम फोटोन लर्निंग की तरफ से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।